हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो एनुअल एग्जाम में होगा उसका मॉडल सेट, ठीक ना। हिस्ट्री का मॉडल सेट आप लोगों को कराने जा रहे हैं, ठीक ना। हिस्ट्री का मॉडल सेट हम कराने जा रहे हैं जिसमें आप लोग को जो क्वेश्चन आता है 100 ऑब्जेक्टिव आता है, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो यहाँ हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सेशन कराने जा रहे हैं 100 टॉप ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। 100 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। क्योंकि बाबू बिहार बोर्ड आप लोग को पता है कि 50% क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसका 50 आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। तो हम एकदम न्यू बेसिस पे आप लोग को तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का हम टॉप 100 आप लोग को कराएंगे, ठीक ना। टॉप 100 जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित किया गया है, ठीक ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको विभाजित किया गया है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन बच्चों को हिस्ट्री है और आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। और जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन का उत्तर है पता है वो लोग कमेंट पे जरूर उत्तर दीजिए, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूले, जितने भी दोस्त हैं आपके, क्योंकि लॉकडाउन में वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। सारे बच्चे को ऑनलाइन ही तैयारी करना है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं, ठीक ना, वीडियो को। आप तो देखते हैं बाबू, आप लोग का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा सभ्यता आपका आज से 5000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता थी उसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि उसका महत्वपूर्ण विशेषता था उसका नगर योजना, ठीक है। क्या था उसका नगर योजना। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। अभी नगर योजना में क्या था, इसमें सड़कें थी, ठीक ना। क्या थी, सड़कें थी। इसमें नाली था, ठीक ना। विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, ईंटें था। किस प्रकार से नगर को सजाया गया था, ठीक ना। तो यही नगर योजना था, ठीक ना। सड़कें कैसी थी, नाली कैसा था। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। यह मुख्य विशेषता थी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो बाबू आप लोग को हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसी के हाथों में होने का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक ना। किसी के हाथों में होने का साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे राजा रहता था या फिर किसानों का शासन था। तो इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे व्यापारियों का शासन था, ठीक ना। तो ऑप्शन बी विल बी आंसर। तो क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, ठीक ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, मुख्य कारण। तो इसका मुख्य कारण क्या था, बाह्य आक्रमण, ठीक ना। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर बाह्य आक्रमण भी हुआ था, ठीक ना। बाढ़ भी आया था और, ठीक ना, और प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी आए थे, ठीक ना। ये दोनों प्राकृतिक आपदा और बाह्य आक्रमण भी हुआ था, ठीक ना। तो या तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है आपका, ठीक ना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण, ठीक ना, क्या पूछता है, एकमात्र कारण। तो अगर प्रश्न आ गया एकमात्र कारण तो आपका हो जाएगा बाढ़, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बाढ़। लेकिन कहेगा कि पतन के मुख्य कारण बताइए, तो क्या था, बाह्य आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, महामारी का आ जाना, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। तब आप लोग बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक ना। किसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा की, जिसमें 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था दयाराम साहनी के अनुसार। किसके, दयाराम साहनी के अनुसार किया गया था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू। 5 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, ठीक ना, मतलब कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बंदरगाह का मतलब होता है बाबू जहाँ से जहाज वगैरह से व्यापार किया जाता है, ठीक ना। जहाज वगैरह से व्यापार किया जाता है, पानी के जहाज से व्यापार किया जाता है, ठीक ना। तो गोदीवाड़ा, इसको क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक ना। कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में, ठीक ना। कहा था ये, गुजरात में, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ ये भी पूछ सकता है बाबू कि लोथल कहाँ है, ठीक ना। लोथल कहाँ है, तो लोथल कहाँ, गुजरात में बता दिए, ठीक ना। बंदरगाह कहाँ मिला, लोथल में, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक ना। अगला प्रश्न है बाबू, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य काल से, ठीक ना। मौर्य काल से क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था, ठीक ना। किसका, टकसाल का प्रधान कौन था। तो बाबू मौर्य काल में टकसाल का प्रधान पाण्याध्यक्ष था, ठीक ना। कौन था, पाण्याध्यक्ष को हम लोग टकसाल का प्रधान मानते थे, ठीक ना, उस समय।
अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न है बाबू कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश की राजधानी बाबू पाटलिपुत्र थी, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित है, ठीक ना। मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित है, ठीक ना। कलिंग कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन है, ठीक ना, कि कलिंग कहाँ स्थित है, तो कलिंग बाबू उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। कहाँ, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, ठीक ना। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, ठीक ना, तो बाबू इसका समाहर्ता था राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ठीक ना। राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही लाइव सेशन में जुड़े रहिए, ठीक ना। जिन बच्चों को आंसर पता है वो लोग कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से छूटे ना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 10 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था, ठीक ना। ब्रह्मदेव क्या था, मतलब कि क्या दान में दिया जाता, ब्राह्मण लोग को क्या दान में दिया जाता था, ठीक ना। मौर्य काल में ब्राह्मण लोग को क्या दान में दिया जाता था, तो इन लोगों को बाबू भूमि दान में दिया जाता था। ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, दान में भूमि दिया जाता था। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का सी विल बी आंसर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न बाबू देखिएगा कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, ठीक ना। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक ना। अब ये महेंद्र और संघमित्रा कौन थे, तो दोनों इसके पुत्र और पुत्री थे, ठीक ना। तो अपने बेटे बेटी को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था, ठीक ना। अशोक किस वंश का शासक था, तो ये तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए इसका आंसर जिन बच्चों को पता है, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा बाबू तो फिर क्या मतलब कि क्या पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ये इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक ना। सब चीज़ की यहाँ तैयारी कराया जाएगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सबका, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश विथ इंक्लूडेड, ठीक है। तो मौर्य वंश, अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू 13 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना था, ठीक ना। अशोक किस बौद्ध भिक्षुक, माने कौन से बौद्ध भिक्षुक था जिसके प्रभाव से बौद्ध बन गया था, बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया था, ठीक ना। तो वह था बाबू उपगुप्त, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, कौन था, उपगुप्त था, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मौर्य काल में कलिंग जो था जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी, ठीक ना। यहाँ पे तोबली लिखा गया है, ठीक ना, लेकिन क्या था, तोसली थी, ठीक ना। तोसली थी, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। 15 नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। आर्यभट्ट बाबू, ठीक ना, वही आर्यभट्ट जिसने जीरो का आविष्कार किया, जीरो का, हमारे भारत के, हमारे बिहार के आर्यभट्ट, ठीक ना, जो पूरे विश्व में छाए थे। और इसी आर्यभट्ट के नाम से हमारा एक सैटेलाइट ऊपर भ्रमण करता है, ठीक ना। सैटेलाइट के ऊपर भ्रमण करता है, ठीक ना। आते हैं हम, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, तो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, ठीक ना। मतलब कि भारत का वह कब नगरीकरण, मतलब कि शहर बनाया गया था, ठीक ना। तो हम बता दें कि बाबू हमारा जो शुरुआत था इतिहास का, वो हड़प्पा काल से ही शुरुआत था हमारा इतिहास। तो हमारा हड़प्पा सभ्यता ही नगरीकरण था, ठीक ना। हमारा हड़प्पा सभ्यता ही एक नगर की तरह बसाया गया था, एक नगर की तरह। वहाँ पे नालियाँ निकाली गई थी, सड़कें बनाई गई थी, सड़कें चौड़ी थी, एक सिस्टमेटिक ढंग से उस सोसाइटी को बसाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हड़प्पा सभ्यता से ही था, तो हड़प्पा सभ्यता था। वैदिक काल बताते हैं तो ये ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बहुत आंसर, बहुत अच्छा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए बच्चे हैं, ठीक ना, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक से है, ठीक ना। पुस्तक से क्वेश्चन है बाबू कि गीता रहस्य किसका रचना है, तो गीता रहस्य बाबू बाल गंगाधर तिलक की रचना है। किसका है, बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
आगे देखते हैं कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक ना, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो बाबू गीता के महत्व पर गीता ने लिखा कौन था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसके विचार पर महत्व कौन कौन लोग दिए थे, तो इसके विचार पर महात्मा गांधी भी इसका महत्व विचार व्यक्त किए थे, विवेकानंद भी किए थे, और ये तो खुद फाउंडर थे इसके, तो इन्होंने दिया ही था। तो यार हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ठीक ना, कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। बहुत बढ़िया। ठीक ना, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ये हमारे मनुस्मृति से क्वेश्चन है। ठीक है, मनुस्मृति से क्वेश्चन है। ठीक ना, कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। 19 नंबर क्वेश्चन। तो मनुस्मृति का बाबू रचयिता मनु थे। ठीक ना, कौन, ऑप्शन डी विल बी आंसर, कौन थे, मनु थे। ठीक है, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, कि महाभारत की रचना किसने की थी। वही महाभारत जो बाबू आप लोगों ने लॉकडाउन में पूरा भर के देखा है। ठीक ना, मन भर के देखा है आपने। ठीक ना, तो महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना बाबू वेद व्यास ने किया था। किसने, वेद व्यास ने किया था, और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ। ठीक ना, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन हुई थी, तब लोग को बता दें कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन हुई थी। कितना, 18 दिन हुई थी, याद रखिएगा 18 दिन हुई थी, और इसके रचयिता कौन थे, वेद व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है। ठीक ना, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। एक किस नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जब हम लोग प्राचीन इतिहास में थे तो हमारे महाकाव्य का क्या नाम था। तो हमारा महाकाव्य था वो रामायण और महाभारत। ठीक ना, रामायण और महाभारत, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, सटीक है आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो हम बता दें बाबू आप लोगों को कि मनुस्मृति हो या महाभारत हो, या ठीक ना, उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछे कि विवाह का कितने प्रकार से उल्लेख किया गया है, तो आपको 8 आंसर दे के आना है। ठीक ना, 8 आंसर की 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ठीक ना, अब देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहलाता क्या क्या बोल रहा है। ठीक ना, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। ठीक ना, जो बुद्ध भगवान ने सारनाथ में पहला भाषण दिए थे, पहला मतलब कि अपना उपदेश दिए थे, तो उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं। ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक ना, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक ना, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो बाबू त्रिपिटक में या त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में सुत पिटक भी आता है, विनय पिटक भी आता है, और अभिधर्म पिटक भी आता है। मतलब कि ये सॉरी यार, ये तीनों पिटक आता है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक ना, बुद्ध भगवान के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे। 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, तो इसमें थे आनंद, आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे बुद्ध भगवान के। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है बाबू, 26 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। ठीक ना, किसके शासन काल में ये हुआ था। तो बता दे वो कनिष्क किसके शासन काल में ये हुआ था। ठीक ना, हीनयान और महायान। ठीक ना, अब लोग बता दें कि बौद्ध धर्म को 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक ना, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक ना, हीनयान जो था वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था। ठीक ना, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब कनिष्क ने आया तो महायान चलाया। ठीक ना, मतलब किसे, मूर्ति पूजा पर विश्वास था। ठीक ना, तो देखिए हीनयान में बौद्ध भगवान की मूर्ति का पूजा का विशेष नहीं दिया गया, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा का माना गया। ठीक ना, और वज्रयान तो पूरा बौद्ध धर्म को ही ले डूबा। ठीक ना, आप लोग डिफली जब पढ़ाएंगे आप लोगों को सब्जेक्टिव तब पता चलेगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको VVI समझ लीजिए, VVI। ठीक ना, 2022 के लिए करें। 27 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या किया गया। तो बुद्ध जब घर छोड़ के गए थे उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना, महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना, ये बात कहा गया था। ठीक ना, और जब उन्होंने सारनाथ में पहला भाषण दिया था तो धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक ना, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक ना, तो हमको यहाँ बस पूछ रहा है बाबू कि गृह त्याग की घटना क्या कही गई। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन।
28 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने कहाँ पे बौद्ध संघ की स्थापना की थी? 28 नंबर प्रश्न है बाबू, तो सारनाथ में किया था। कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक ना। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए, जिन बच्चों को पता है वो लोग जवाब देते रहिए, ठीक ना। और आप लोग को किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए ये भी जवाब देते रहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। टोटल बोल दिए ना, ठीक है। हाँ, कहीं भूल नहीं हुई, कहीं गलती नहीं हुई, ठीक है। बस ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ठीक ना। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लड़कों को फ़ायदा हो, ठीक ना। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था बाबू, ठीक ना। 4 भागों में आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें बांटा गया था कि पोलज भूमि था, छछर भूमि था, बंजर भूमि था, ठीक ना। और एक कोई भूमि था, ठीक ना, माइंड स्लिप कर रहा है। 4 प्रकार के भूमि था, ठीक ना। प्रति भूमि था, ठीक ना। पोलज भूमि, प्रति भूमि, छछर भूमि और बंजर भूमि, 4 प्रकार का भूमि था, ठीक है। चलिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेबी। जिन जिन बच्चों को ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है जब कमेंट कीजिए, ठीक ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। अकबरनामा की रचना किसने की थी? देखते हैं कितने बच्चों को पता है, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना बाबू अब्बुल फजल ने की थी, ठीक है। अबुल फजल ने। 30 का क्या होगा? 30 का डी होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन है थे? ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे? तो बाबू ये खुद बाबर था, ठीक ना। खुद बाबर ने ये पुस्तक को लिखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया? किसके यादगार में किया गया कुतुब मीनार का निर्माण? जैसे हम कहते हैं ना कि ताजमहल मुमताज महल के याद में बनाया गया है, ठीक ना। ये एक प्रेम की निशानी है। तो वही हम पूछ रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किया गया तो किसके स्मृति में, किसके यादगार में किया गया था, ठीक है। तो 32 नंबर है कि ये बी नंबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया गया था। काकी, ठीक है, गाँव वाली काकी नहीं, कुतुब बख्तियार काकी, ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ठीक ना। 33 नंबर क्या क्वेश्चन है कि प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो 33 नंबर प्रश्न है बाबू इसका अकबर ने किया था, ठीक ना। क्या? अकबर ने किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी? ठीक ना। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी? ठीक है, ये 34 नंबर क्वेश्चन है बाबू। तो इसका हो जाएगा टोडरमल, ठीक है ना। अकबर का यह एक मंत्री था, 9 रत्नों में से एक रत्न था इस, ठीक ना। इसने एक जब्ती प्रथा किया था, ठीक ना। भूमि सुधार के लिए इसने अपने कोषाध्यक्ष बढ़ाने के लिए भूमि पे इसने जो टैक्स लगाया था, तो 3 प्रकार का लगाया था, ठीक ना। नक्शा, जब्ती और गल्ला बख्शी, ठीक ना। तो जब्ती प्रथा इसकी दिन थी, ठीक ना। आते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का होगा डी, सिकंदरा, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा कि इसका जन्म हुआ था अमरकोटा में, ठीक ना। डी ऑप्शन में विल बी आंसर, ठीक ना। इसका क्या होगा? डी विल बी आंसर। अमरकोटा में इसका जन्म हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अकबर था। अकबर ने क्या किया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा क्या था बाबू? सती प्रथा था कि अगर लड़की की शादी हो गई है और किसी कारणवश उसके पति देहांत कर चुके हैं तो पति के साथ साथ पत्नी को भी जला देना उचित समझा जाता था या उसको मार देना उचित समझा जाता था। तो वो था सती प्रथा, ठीक ना। हालांकि वो नियम गलत था, वो सब कुछ गलत है। जो चीज़ गलत है उसको वो गलत है, ठीक ना। जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक ना। तो इसको किसने ख़त्म किया? अकबर ने ख़त्म किया। देखिए, जब अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने जजिया कर भी रोक दिया, सती प्रथा भी रोक दिया, मतलब कि कई प्रकार के शोषणकारी जो चीज़ था उसे रोक दिया, ठीक है। और पढ़े लिखे जितने भी नेताएं आजकल आते हैं और जितने भी राजाएं पहले आए थे उन्होंने देखिए कितने अच्छा से किसानों को और जनताओं को चूस रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं, महंगाई देखते रहिएगा कितना बढ़ रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 38 नंबर की फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? 38 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी बाबू अकबर ने बनाया था। कौन? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है।
अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने किया था। जी ना, झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। अब आते हैं बाबू 40 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक ना, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये था बाबू आपका औरंगजेब। औरंगजेब क्या किया था कि संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप संगीत नहीं गा सकते हैं। ठीक ना, बहुत बढ़िया कार्य है, कितना बढ़िया काम आप लोग कभी सुने हैं कि गाना गाने पे टैक्स लग गया हो, गाना गाना प्रतिबंध हो? आजकल तो रास्ते चलते लोग गाना को गुनगुनाते लगते हैं, इसका मतलब क्या उनको टैक्स देना पड़े। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ठीक ना, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो बाबू हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला, ठीक है, यहाँ बाबू वहला लिखा गया है, सॉरी उसके लिए पहला होना। ठीक ना, पहला विदेशी कौन था? ठीक ना, तो बाबू विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी निकोलो कोंटी था। ठीक ना, निकोलो कोंटी, जहाँ ऑप्शन है देख के मारिए। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर, निकोलो कोंटी था। ठीक है, कौन था? निकोलो कोंटी। पता है तो दीजिए जवाब। ठीक ना, ये क्वेश्चन देखिएगा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक ना, अब देखिए यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को ये चीज़ है कि इसे किसी भी देश के जो पुरातत्व की जो स्थल है उसकी रक्षा करता है। ठीक ना, तो 43 जो क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विल बी आंसर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर। 86 ईस्वी में इसने क्या किया था कि अपने अंदर शामिल कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, VVI। ठीक है ना, VVI 2022 के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह बहमनी साम्राज्य की राजधानी बाबू थी बिदर। ठीक है, कहाँ थी? बिदर। ठीक है, कहाँ थी? बिदर थी। ठीक है, अगला देखते हैं कि तालीकोटा या राक्षसतंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। ठीक ना, तालीकोटा जो कि बाबू आपको बता दें कि विजयनगर पे जो वार हुआ था उसी को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों को बता दें बाबू कि इसका युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के केंद्र को खानकाह कहा जाता है। क्या? खानकाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, सूफी संत से। सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था? ठीक ना, सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था? तो गुरु को पीर कहा जाता था और चेला को मुरीद कहा जाता था। ठीक ना, चेला को मुरीद कहा जाता था और गुरु को पीर कहा जाता था। ठीक ना, तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? अभी बताया बाबू कि शिष्य को मुरीद कहा जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन, शिष्य को क्या कहा जाता था? शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ठीक ना, नहीं बोलते हैं, देखे ना कि कोई पीर आता है तो बोलते हैं मेरे मुरीदो। ठीक ना, मतलब मेरे शिष्यों। तो यहाँ क्या होगा? मुरीद होगा। ठीक ना, ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा वो। ठीक ना, कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? 49 नंबर क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों को पता है जवाब दीजिए। ठीक ना, तो इसके थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक ना, कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक ना, ऑप्शन बी विल बी आंसर, याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू 15 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, इस पार्ट 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे अगले वीडियो में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो अब हम आप लोगों को बता दें कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी आंसर। थैंक्स गाइज, आप लोग को वीडियो को अंत तक एंड तक देखने के लिए। पार्ट 1 आज हम सेशन कंप्लीट किए, पार्ट 2 आप लोग को कल लेके आएंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। जिन दोस्तों को आप लोग के पास शेयर करना है शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस चीज़ के पे वीडियो चाहिए। ठीक ना, किस लैंग्वेज में चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं, डेली बाय डेली लेके आते हैं बाबू। आप लोग सेशन पे बने रहिए, तैयारी करवाना मेरा काम है। आप लोग को नंबर 1 लाना मेरा काम है। ये बिहार बोर्ड जो चैनल है ना, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, तो आप लोग को आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सोच रहे हैं कराने के लिए। ठीक ना, जो कि लाइव आ गए सामने आकर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराने के लिए। तो इस पर आप लोग को क्या विचार है, इस पर थोड़ा बताइएगा हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ठीक ठीक है, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ठीक है।